हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। सारी चीज़ें क्लीन है, डोंट वरी। तुम फिक्र मत करो, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आया शावर लेकर। मोहित फिर जाने लगा और मधु फिर से हाथ पकड़ लिया। मधु मायूस होकर मोहित से पूछती है, तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया। मोहित मधु का मायूस चेहरा देखकर एक पल के लिए पिघलने लगा और फिर आगे बढ़ने वाला था कि रुक गया और कहने लगा, नहीं। नहीं सुनकर मधु को अब मोहित पर गुस्सा आने लगा, इसलिए वो मोहित से कुछ बोलने वाली थी, पर मोहित था कि मधु से अपना हाथ छुड़ाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और इधर मधु सोफे पर जाकर बैठ गई और हाथों से इशारा करते हुए मोहित की शिकायतें करने लगी। नहीं, इन्हें तो मेरा आसमान पर डांस करने के बावजूद भी बोलेंगे नहीं। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, यह चाहते क्या है मुझसे। मधु ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। मधु को याद आया कि जिसने भी इस प्लान के बारे में बताया है, क्यों ना उसे कॉल करके धमकी दी जाए। इसलिए उसने अपना फ़ोन लिया और मानवी रोशनी को कॉल करने लगी। मधु ने दोनों के फ़ोन रिसीव करने का इंतज़ार किया। मानवी, हाँ बोलो मधु, कॉल क्यों किया। रोशनी, हाँ मधु, क्या कोई काम था। तुम दोनों ने मुझे कैसा प्लान दिया है। मोहित मुझे माफ़ करना तो दूर, मुझसे बहक भी नहीं रहे हैं। रोशनी और मानवी का ये सुन मुंह खुला का खुला रह गया और मानवी कहने लगी, मधु तुम्हारा प्लान मोहित को बहकाना है या फिर मोहित को मनाना है। मधु अपनी बात संभालते हुए, नहीं, मेरा मतलब था कि मोहित मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं। अब मैं ऐसा तो क्या करूं जिसे मोहित मान जाए। ओहो मधु, सिंपल है, तुम ना मोहित के बाहर आते ही उसके सीने से लिपट जाना और फिर मोहित आसानी से मान जाएगा। रोशनी ने कहा और मधु रोशनी को डांटने लगी और कहती है, तुम अपना बकवास आइडिया मुझे मत दो। सही तो बोल रही है रोशनी, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए मधु। मानवी ने रोशनी की साइड लेते हुए कहा और यह सुनकर मधु सोच में पड़ गई कि क्या यह सही रहेगा या फिर नहीं। फिर वो धीरे से दोनों से पूछने लगी, क्या तुम दोनों के पास कुछ और प्लान है। हाँ है। मोहित जब बेडरूम में आए तो एक अच्छी पत्नी बनकर उसे दूध का गिलास पकड़ा देना। यह सुनकर मधु अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मानवी पूछने लगी, कैसा लगा तुम्हें ये आइडिया। मधु को ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए कहना पड़ा, हाँ हाँ, मैं यही करती हूँ। चलो मैं तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर मधु ने फ़ोन कट कर दिया और गहरी सांस लेकर रूम की तरफ जाती हुई, ये दोनों का दिमाग तो ठिकाने है ना, कुछ भी बोलने लगती है। पता नहीं ये दोनों मुझे कितना फंसाएंगी। मधु रूम में ये सब बड़बड़ाते हुए जा रही थी और मोहित शावर लेकर बाहर आया। मोहित ने बाथरूम पहना हुआ था। मोहित का चेहरा दुगना चमक रहा था और उसके गीले बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी आकर्षक लग रहा था। मानो मोहित ने लिविंग रूम में अपनी नज़र चारों तरफ की, लेकिन उसे मधु कहीं दिखाई नहीं दी, जिसे रूम की तरफ बढ़ गया। हल्की रोशनी अब भी बरकरार थी। ना तो मधु ने लाइट ऑन की थी और ना ही मोहित ने की। मोहित कमरे में आया। कमरे में तो काफ़ी अंधेरा था, जिसे देखकर मोहित ने मधु को पुकारा, मधु क्या तुम यहाँ हो। मधु मोहित के ये कहने पर हाँ में जवाब देती है, जिसे मोहित कहने लगा, तुमने लाइट ऑफ क्यों की है। हाँ, मैं लाइट ऑन करना चाहती हूँ लेकिन मुझे स्विच नहीं मिल रही, मधु ने झूठ बोलते हुए कहा और मोहित को मधु का झूठ कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा और आगे बढ़कर मोहित ने लाइट ऑन की और वो मुड़ा ही था कि मधु ने अपनी काली साड़ी के पल्लू से घूंघट ओढ़ रखा था और मधु के हाथ में सचमुच एक गिलास दूध था। मोहित मधु को देखकर तो पहले कुछ सोच नहीं पाया और वो अचंभित होते हुए मधु से पूछने लगा, ये क्या है सब मधु। मधु जानबूझकर शर्माने की कोशिश करती है और फिर बोलने लगी, धर्म पत्नी बनने की कोशिश। मोहित ये सुनकर अपनी पलकें बार बार झपकाने लगा और फिर अपने हाथ से मुंह दबाते हुए हंसने लगा और हंसते हुए मधु का मजाक बनाने लगा। मधु तुम पागल हो गई हो, ये क्या बचपना है। मधु का मूड ऑफ होने लगा था। फिर भी मधु आगे बढ़कर मोहित के सामने ग्लास करते हुए कहने लगी,
मोहित प्लीज, ये आपके लिए है, आप इसे लीजिए ना। बेफजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? मोहित मधु की बात सुनकर मधु की तरफ देखने लगा और मधु को घूरते हुए कहता है, बेफजूल की बातें तुम कर रही हो मधु, और कह मुझे रही हो। हाँ, क्योंकि आपको नहीं दिखता कि मैं एक धर्मपत्नी की तरह आपके सामने साड़ी पहनकर आपके लिए दूध का गिलास लेकर खड़ी हूँ। मोहित मधु को नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगा और फिर मोहित मधु से धीमी आवाज में मधु को चिढ़ाने की अंदाज में कहता है, तुम पत्नी से ज़्यादा अभी मेरे सामने खड़ी चुड़ैल लग रही हो। मधु सॉरी, तुम इस बात का बुरा मत मानो, लेकिन ये बात सच है। मधु को मोहित पर बेहद गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में मधु ने दूध का गिलास वहीं टेबल पर जोर से आवाज़ करते हुए रखा, जिसकी आवाज़ का शोर हुआ और मधु वहाँ से जाने लगी। और इधर मोहित अपनी नज़रें ऊपर कर सामने की तरफ देखने लगा और मोहित की नज़र रूम देखकर हट ही नहीं रही थी। मोहित ने सामने की तरफ देखा। नीचे फर्श पर पूरा फर्श लाल गुलाब के फूलों से सजा हुआ था और बेड पर वाइट फूलों का बसेरा था और रूम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दीवार पर लाल गुलाब से मोहित और मधु का पूरा नाम लिखा हुआ था और उसके आसपास वाइट फूलों से सजावट की हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि रूम के हर हिस्से में दीवार भी नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा था कि पूरा कमरा फूलों से भरा हुआ है। हर जगह पर सिर्फ फूल ही फूल दिख रहे थे, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और कमरे में फूल की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। पर मोहित ने पहले ये महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसे तो मधु को परेशान करना था। पर ये देखकर मोहित की भूरी आंखें झपकाना भूल गई थी और सबसे ज़्यादा ध्यान मोहित और मधु का नाम लिखा हुआ था उस पर था। इधर मधु का प्लान फ्लॉप हो गया था, जिससे उसका चेहरा उदास हो गया और वो वहाँ से जाने लगी। पर मोहित ने एक हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहने लगा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं साड़ी चेंज करने जा रही हूँ, मधु ने नाराज़गी से कहा, जिसे सुनकर मोहित मधु से पूछने लगा, क्या यह सब तुमने किया? ये सुनकर मधु का दिल धक से रह गया और वो अपनी आंखें बंद कर लेटी है और सोचने लगी कि मैं मोहित को आखिर क्या जवाब दूँ, और सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर क्या जवाब दिया जाए मोहित को, जिसे उसके सर पर ये बात भी ना आए और ना ही उसे ये सब मैंने किया है कहना पड़े। मोहित मधु के जवाब का इंतज़ार करने लगा और मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे मोहित अच्छे से समझ गया था कि ये सब मधु का क्या धरा है। मोहित को अंदर ही अंदर ना बयां करने वाली खुशी हो रही थी। वो अपनी खुशी किस तरह से जाहिर करे उसे ये, पर वो ज़्यादा खुश हो पाता इससे पहले मधु ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मोहित मधु को घूरने लगा। नहीं, आज इस होटल की एनिवर्सरी थी और इस होटल में ठहरे किसी एक लकी कपल को ये सब फ्री में मिलने वाला था और वो लकी कपल हम हैं। मधु ने ये बात बिना झिझक के कही थी। फिर भी ये सुनकर मोहित को एहसास हो गया था कि मधु झूठ बोल रही है और एक पल के लिए मोहित ने सोच लिया था कि वो मधु को माफ़ कर देगा, लेकिन मधु ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि जिसे मोहित ने मधु को माफ़ करने का प्लान कैंसिल कर दिया। मोहित मधु को घूरते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए मधु से पूछने लगा, ये सब सच में हमें होटल की तरफ से फ्री में सर्विस मिली है? मधु को ना चाहते हुए भी झूठ बोलने की सज़ा पर एक और झूठ पर बोलने लगी। हाँ, ये सब हमें फ्री में मिला है। मोहित ने इस बात पर गौर किया था, क्योंकि जो फूल का इस कमरे को सजाने के लिए यूज किया है वो काफ़ी महंगे और जल्दी से मिलने वालों में से नहीं। मोहित इतना तो समझ गया था कि हो ना हो मधु झूठ बोल रही है, फिर भी मोहित ने अपना मुंह बंद रखना सही समझा और रूम की तरफ देखकर कहने लगा, इस होटल ने उनकी एनिवर्सरी पर हमें काफ़ी महंगा गिफ्ट दे दिया है ना मधु? मधु मुश्किल से हंसने की कोशिश करती है और कहने लगी, हाँ काफ़ी महंगा है, इतनी महंगी कि मुझे अपने भाई के कार्ड से पे करना पड़ा। मोहित ने मधु की लास्ट वाली बात सुनी नहीं थी, इसलिए वो मधु से पूछने लगा, क्या कहा तुमने? मधु, मैंने सुना नहीं। मधु अपने ख्याल से बाहर आई और मोहित से बोलने लगी, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बोल रही थी कि इन सब का हमें इतना सब ऑफ़र करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? मधु मोहित से दूर जाने लगी
और वह अपने खुले बाल की पोनी बनाने लगी और मोहित मधु की बात पर गौर करने लगा था। मोहित तो पहले से जानता था कि इस होटल की सालगिरह नहीं है, फिर भी उसने मधु से कुछ नहीं कहा और मधु अपने बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। पर मधु ने ध्यान नहीं दिया था कि मोहित भी उसके पीछे पीछे आ गया है और मोहित मधु के काफ़ी करीब था और मधु मोहित को इग्नोर किए हुए वॉशरूम की तरफ जा रही थी, जिसे मोहित ने मधु की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मधु का दिल जोरों से धड़क रहा था। मोहित का एहसास ही कुछ ऐसा था और मोहित धीरे धीरे कर मधु का पल्लू अपनी तरफ खींचता है और मधु अपने बढ़ते कदम पीछे ले रही थी। मधु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और मोहित ने मधु को अपने काफ़ी बेहद करीब कर लिया था। डिम लाइट की रोशनी और ये दोनों की नाराज़गी, दोनों का तालमेल काफ़ी मैच आ रहा था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये सब तुमने किया है, ये साफ साफ क्यों नहीं कहती? मोहित ने ये बात मधु के कान में कही, जिसे सुनकर मधु का दिल धक से रह गया और मधु अपने ओठ कुछ बोलने के लिए हिला रही थी, पर उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि मोहित ने उसे सच ही तो बोल दिया था। बोलो मधु, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मोहित ने फिर से खामोश खड़ी मधु से पूछा और मधु मोहित के सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने मोहित से दूर जाना बेहतर समझा और वो मोहित से दूर जाने लगी। पर मोहित ने उसे अपने करीब कर लिया और कहने लगा, तुम मुझसे हर बार दूर क्यों जाना चाहती? क्योंकि आप वही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मधु ने इस बार कहा और मोहित मधु को अपनी तरफ पलटता है, जिससे मधु का दिल जोरों से धड़क उठा और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मोहित मधु को अच्छे से देख पा रहा था, वहाँ की पीली मध्यम रोशनी में, और वो मधु की बंद आंखें और मधु के एहसास मोहित से छुपे नहीं थे। मोहित ने बाथरोब पहना हुआ था और ऊपर से उसके गीले बालों का पानी नीचे फर्श पर गिर रहा था और उसकी गहरी आंखें, जो कि एक पल के लिए भी उसने अपनी नज़र इधर उधर कर मधु से हटाई नहीं थी। कमरे का तापमान अभी इस वक्त ना तो ठंडा था और ना ही गर्म, पर इन दोनों के आसपास का तापमान अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था। मधु ये फील कर पा रही थी कि मोहित का चेहरा उसके चेहरे के काफ़ी करीब है, इतना करीब कि मोहित की गर्म सांसें मधु के चेहरे पर पड़ रही थी और मधु अपने एहसास को चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी, जिससे वो भागकर खिड़की की तरफ चली गई। मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मधु की तरफ बढ़ गया। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो आपस में अपने हाथ उलझा रही थी और मोहित आकर खिड़की से टेका लेकर बाहर की तरफ देखने लगा। मधु ने एक नज़र मोहित को देखा, फिर बाहर की तरफ देखने लगी। वक्त कितनी जल्दी बदलता है, मुझे नहीं पता था कि ये वक्त कभी हमारे बीच में भी आएगा, मोहित ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। और मधु मोहित की बात समझने की कोशिश करती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में मोहित कहना क्या चाहता है, और मोहित से बोलने वाली थी कि इससे थोड़ी बात की गहराई की। मोहित हम दोनों के बीच की बात कर रहा है, जिसे याद करते ही मधु भी अपने हाथ बाहर धीरे से करती है और मोहित को बात में कहने लगी, हाँ वक्त काफ़ी जल्दी अपनी करवट बदलने लगा है, मधु ने शांत आवाज़ में कहा, जबकि वो ये बात नहीं करना चाहती थी। बशर्ते मधु मोहित से दिल की बात करना चाहती थी कि वक्त काफ़ी जल्दी बीत रहा है, इतने कि मैं आपसे काफ़ी सालों के बाद मिली थी, तब आपने मुझे मेरे पापा की सज़ा देने के लिए चुना था और उस वक्त मैं काफ़ी टूट चुकी थी आपकी बात सुनकर, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस वक्त मेरा फ़ैसला भले ही गलत था, पर उस वक्त मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उस गलत फैसले में मुझे आपके इतने करीब कर लिया और आज मैं आपसे बिना झिझक के और एक पत्नी के रिश्ते से आपके साथ हूँ। मधु काफ़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी और इधर मोहित मधु की तरफ देख रहा था। मोहित हल्की डिम रोशनी में भी ये अच्छे से देख पा रहा था कि मधु के चेहरे पर खुशी झलक रही है और मधु ने खिड़की से अपने हाथ का टेका लिए हुए था और मोहित ने मधु के हाथ की तरफ देखा और मोहित ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर मधु के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मधु अपने ख्याल से बाहर आई और मोहित की तरफ देखने लगी।
मोहित ने अपना चेहरा पहले ही सामने की तरफ कर लिया था और मधु को यही मौका मिला था मोहित से माफ़ी मांगने का और मोहित से पूछने का, तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? नहीं, मोहित ने बिना देरी किए यही जवाब दिया, जिसे सुनकर मधु मोहित को घूरने लगी और इस बार मधु मोहित को मनाते मनाते थक चुकी थी, इसलिए वो अपना हाथ झटकती है, जिसे मोहित ने अपना हाथ पीछे कर लिया और मधु वहाँ से बिना कुछ भी कहे जाने लगी। पर अब मोहित मधु को ऐसे कैसे जाने दे सकता था। मोहित ने मधु का हाथ पकड़ा और खींचकर अपने करीब कर लिया और कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले मोहित ने मधु की कमर को कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिसे मैं खुश होकर तुम्हें माफ़ कर दूं। मधु को बेहद गुस्सा आने लगा था, जिसे वो मोहित से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो मोहित से दूर नहीं हो पा रही थी और वो गुस्से में कहने लगी, नहीं, अब आपको मुझसे नाराज़ भी रहना है तो रहिए, मैं आपको मनाने के लिए कुछ नहीं करूँगी। मोहित मधु को गुस्सा होते हुए देख हैरान था और वो मधु का मुंह ही ताकता रह गया। आज से पहले मधु ने मोहित से ऊंची आवाज़ में कुछ कहा भी नहीं था और ये पहली बार था जो कि मधु ने गुस्से में मोहित से कुछ कहा हो और मधु मोहित से दूर जाने की कोशिश करती है, पर मोहित की पकड़ मधु पर इतनी मजबूत थी कि मधु हिल भी नहीं पा रही थी। मैं आज पूरा दिन आपके पीछे घूम रही थी, ये सोचकर कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन आप हो कि मुझे माफ़ करने की बजाय बस नहीं 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 मैं जवाब देते हैं। मैं अब परेशान हो चुकी हूँ आपसे माफ़ी मांग कर, इसलिए अब मैं आपसे किसी भी बात की कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहित तो अभी भी मधु के जवाब देने पर हैरान था, फिर भी वो मधु की हर बात और उसकी भड़ास सुनना चाहता था कि मधु गुस्से में क्या बोल सकती है। और इधर मधु ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना, मोहित ने कड़क लहजे में कहा। मोहित की आवाज़ में गंभीरता थी, जो कि मधु ने क्या किया, वो गुस्से में आकर क्या बोल गई। यही बोल गई, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये याद करते ही मधु अपनी जीभ को दांत से काट लेती है और फिर झूठा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए मोहित से माफ़ी मांगने लगी। वो मैं तो मजाक कर रही थी। मोहित ये सुनकर मधु को घूरने लगा और फिर कहता है, तुम मजाक कर रही थी? और नहीं तो क्या, मैं मजाक कर रही थी, मधु ने झूठी हंसी के साथ कहा और मोहित ने रियली कहकर मधु को छोड़ दिया और अपने हाथ से मधु के पेट पर गुदगुदी करने लगा। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी बोल रही थी वो मजाक में नहीं बोल रही थी, अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। मधु हंसने लगी और वो मोहित से बचने की कोशिश करती है और हंसते हुए, मोहित नहीं प्लीज़, मुझे बहुत हंसी आ रही है, प्लीज़ नो, मधु ने इधर उधर करते हुए कहा। पर मोहित कहाँ मानने वालों में से था। मोहित जहाँ जहाँ मधु को जा रही वहाँ वहाँ वो उसके पीछे जाकर उसके पेट पर भी गुदगुदी कर रहा था और मधु मोहित से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मोहित नहीं, नो प्लीज़, मधु के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकल रहे थे और दोनों मस्ती करते करते बेड तक आ गए थे और मोहित ने मधु के पेट की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि मधु ने अपने आप को बचाने के लिए पीछे हो गई, जिससे मधु बेड पर गिरने लगी और मोहित भी उसे बचाने के चक्कर में उसके साथ ही बिस्तर पर गिर गया। मधु और मोहित की हंसी गायब हो गई थी और दोनों की नज़रें एक हो गई। दोनों की आंखें आस भरी थी और दोनों की सिचुएशन सेम थी। मोहित का दिल भी जोरों से धड़क रहा था और मधु का भी, और मोहित धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगा और मधु मोहित को अपने करीब आते हुए देखकर आंखें कसकर बंद कर लेती है और मोहित पहले तो मधु के फोरहेड पर चूमता है। तकरीबन 1 मिनट तक मोहित ने अपने ओठ मधु के माथे से हटाए नहीं थे और मधु के एक अलग ही खुशी का एहसास होने लगा था। मधु के हाथ धीरे धीरे करके मोहित के कॉलर तक आ गए थे और मोहित अपने ओठ फोरहेड से हटाकर थोड़ा दूर हुआ और मधु की तरफ देखने लगा। मधु की आंखें बंद थी और उसकी सांसें लंबी चल रही थी। ये देखकर मोहित खुद को नहीं रोक पाया और आगे बढ़कर उसने अपने ओठ मधु के ओठों पर रख दिए। मधु एक पल के लिए कांप गई और वो आगे बढ़कर वो भी मोहित को साथ देने लगी।
तकरीबन 20 मिनट किस करने के बाद मोहित ने मधु के ओठों को आज़ाद किया और वो फिर बिना देरी किए मधु की नेक पर बेतहासा किस करने लगा। मधु की सांसें लंबी लंबी चल रही थी और वो बेकाबू होने लगी थी और मधु पीछे की तरफ झुकने लगी थी, जिसे मोहित ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को काफ़ी मजबूती से पकड़ा था और वो मधु से दूर हो गया क्योंकि उसकी सांसें भी उसके काबू में नहीं थी और वो काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। और इधर मधु का भी वही हाल था और वो मोहित से अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। पर मोहित ने मधु का हाथ पकड़ लिया और मधु मोहित की छुअन से काँप उठी और वो वहीं खड़ी रह गई। मोहित मधु के करीब आया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी ब्लाउज की डोर को खींचता है, जिससे मधु थोड़ी आगे हो गई और मोहित ने आगे बढ़कर बिना देरी किए मधु की पीठ पर अपने ओठ रख दिए और चूमने लगा। मधु की सांसें भारी हो गई थी और मोहित पर मधु के शरीर से आने वाली खुशबू उसे और बेकाबू कर रही थी और मोहित ने मधु को अपनी तरफ पलट दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड की तरफ बढ़ गया। मोहित ने मधु को बिस्तर पर प्यार से लेटाया और उसने अपने शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगा और इधर मधु के एहसास छुपे नहीं थे और मोहित भी आगे बढ़कर मधु के पास आया और मधु को बेतहासा किस करने लगा और धीरे धीरे कर दोनों की सांसों की आवाज़ कमरे में आ रही थी और अगले ही पल दोनों एक हो गए। दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे से प्यार जता रहे थे। कमरे का माहौल खुशनुमा हो गया था। कहते हैं ना, जिसे सच्चे दिल से प्यार किया हो वो किसी न किसी बहाने से हमें मिल ही जाता है, पर उसे पाने के लिए भी हमें काफ़ी सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इस बार जो कुछ भी दोनों के बीच हो रहा था वो सब एक दूसरे की मर्जी से हो रहा था, जो कि दोनों ही एक दूसरे के रिश्ते को दिल से आगे बढ़ाना चाहते थे। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग समझ रहे थे, पर इजहार करना अभी भी बाकी था। रोशनी चांद की रोशनी को निहारे जा रही थी और मन ही मन खुश हुए जा रही थी और वो ऊपर की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मेरे और करण के बीच जो कुछ भी हुआ क्या वो सच था ना? क्योंकि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे और करण के बीच ये हुआ है। रोशनी का ये सोचना जाहिर था क्योंकि जो कुछ भी करण और उसके बीच हुआ वो नॉर्मल तो नहीं था और करण खुद उसके पास आगे बढ़कर आया था। रोशनी अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी कि करण का भी वही गार्डन में आना हुआ। करण के हाथ में कॉफ़ी का मग था और वो सिर झुकाए हुए आगे बढ़ रहा था कि उसकी नज़र उस ओर गई जहाँ रोशनी थी। रोशनी की पीठ करण की तरफ थी। करण रोशनी की पीठ को देखकर समझ गया था कि ये कोई और नहीं रोशनी है। इतना समझते ही करण उस ओर ही जाने लगा। करण भी अपने मन की उलझनों में उलझा हुआ था और वो अपने आप से कई सारे सवाल कर रहा था, पर जवाब उसके पास भी नहीं था। रोशनी को अंदाज़ा नहीं था कि करण ठीक उसके पास आकर खड़ा है और करण सामने की तरफ देखते हुए शांत वातावरण में शोर करते हुए पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी, जो कि अपने में खुश हो रही थी, अचानक करण की आवाज़ सुनकर चौंक गई और वो करण की तरफ देखने लगी। करण, आप यहाँ? रोशनी ने ये कहा। ये सुनकर करण सामने की तरफ देखकर कहने लगा, हाँ मैं यहाँ। वैसे तुम अकेले क्या कर रही हो? वो मुझे अपने कमरे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई, रोशनी ने कहा। ये सुनकर करण और रोशनी के बीच खामोशी छा गई और फिर करण ने रोशनी की तरफ देखकर कहा, कॉफ़ी चाहिए तुम्हें? करण ने नॉर्मली पूछा। इधर रोशनी पहले तो मना करने वाली थी, पर उसने कुछ सोचकर हाँ कहा और करण ने मुस्कुराकर अपना मग रोशनी की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू, इतना बोलकर रोशनी ने मग लिया और कॉफ़ी पीने लगी, पर अगले ही पल रोशनी ने कॉफ़ी बाहर थूक दी और वो अपना मुँह साफ करते हुए, करण, ये कॉफ़ी कितनी कड़वी है, आप इतनी कड़वी कॉफ़ी कब से पीने लगे? करण रोशनी की तरफ देखने लगा और कहता है, राइट, मैं इतनी कड़वी कॉफ़ी नहीं पीता, गलती से मुझे ये कॉफ़ी ऑफ़र हो गई है, जबकि मैंने ये कॉफ़ी ऑफ़र नहीं की थी, तो आपने ये कड़वी कॉफ़ी मुझे ऑफ़र कर दी है, रोशनी ने भड़कते हुए कहा। और करण ने रोशनी उसे मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने तुमसे पहले पूछा, उसके बाद तुम्हें ये कॉफ़ी ऑफ़र की। हाँ, पर आपने बताया नहीं कि ये कॉफ़ी मीठी नहीं बल्कि कड़वी है, रोशनी ने नाराज़गी जताते हुए कहा।
और ये सुनकर करण रोशनी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। मैं आपको क्यों माफ़ कर दूं? आपने इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना की है, रोशनी ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर करण रोशनी की तरफ देखते हुए हल्के से स्माइल करता है और फिर चांद की रोशनी को निहारने लगा। दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई और फिर रोशनी इस खामोशी को तोड़ते हुए कहने लगी, ये चांद की रोशनी आज कुछ ज़्यादा ही नहीं चमक रही है। हाँ, करण ने नॉर्मल जवाब दिया। रोशनी करण की उदासी करण की आवाज़ में भाप सकती थी, इसलिए वो करण से पूछने लगी, करण, आपको कुछ हुआ है जिससे आप इतने परेशान हो? करण रोशनी की तरफ देखने लगा और कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? रोशनी करण की बात सुनकर नर्वस होने लगी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करण को क्या जवाब दिया जाए। इतने में करण का फ़ोन रिंग हुआ। करण कॉल अटेंड कर थोड़ी दूर जाकर बात करता है। वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है सामने वाले की बात सुनकर। ये फ़ोन एक मेंटल हॉस्पिटल का था जिसमें करण ने कीर्ति को रखा था। कीर्ति वहाँ सबको बहुत तंग कर रही थी। इधर करण फ़ोन रखने के बाद भी काफ़ी गुस्से में था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो अभी के अभी भोपाल जाना चाहता था और उसके गुस्से के मारे हाथों की नब्ज़ भी दिखने लगी थी। इतने में रोशनी करण के पास आई और रोशनी करण को काफ़ी गुस्से में देखकर उसने करण का हाथ पकड़ लिया। करण के माथे की लकीरें नॉर्मल हो गई और वो अपने हाथ की तरफ देखने लगा जो कि रोशनी ने पकड़ी हुई थी। रोशनी मासूमियत से करण से पूछने लगी, क्या हुआ करण, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? करण जो कि काफ़ी गुस्से में था, वो रोशनी की बात सुनकर नॉर्मल हो गया और रोशनी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, तुम कैसे पहचान जाती हो मेरा बिना कुछ भी कहे नाराज़गी को और मेरे गुस्से को भी? रोशनी ने करण की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ हल्के से मुस्कुराने लगी और फिर करण का हाथ छोड़ते हुए दूर जाने लगी, जिसे करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बातें ऐसी होती है जो कहीं नहीं जाती, दिल से समझी जाती है, जो कि मैं आपको देखकर ही जान जाती हूँ कि आप परेशान हैं या फिर किसी बात को लेकर गुस्से में हैं। रोशनी ने बिना करण की तरफ देखे कहा और करण रोशनी की बात को गहराई से सोचने लगा कि आखिर रोशनी की बात का मतलब क्या है और वो क्या कहना चाहती है। अगली सुबह मधु अलसाए में अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। मधु अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ ऊपर करने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ थे कि ऊपर नहीं हो रहे थे, जिसे वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है और सामने मोहित का चेहरा पाती है। मोहित के चेहरे को देखकर मधु के चेहरे पर स्माइल आ गई। मोहित शर्टलेस था और उसकी चमकती हुई और आंखें अभी भी गहरी नींद में थी और उसके नींद से भरे हुए चेहरे को देखकर ये लग रहा था कि मोहित के चेहरे पर स्माइल है, वो बेहद संतुष्ट है, जिसे मधु को मोहित और अट्रैक्टिव लग रहा था। कितनी भी इस चेहरे को मैं अपने सामने देख लूं, पर मेरा दिल है कि भरता ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये चेहरा हमेशा हमेशा मेरे सामने रहे। मधु अपने मन के ख्यालों में बस खोती चली जा रही थी। इधर मोहित की आंखें बंद थी, पर वो महसूस कर सकता था कि मधु जगी हुई है। फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता और मधु को अपनी बाहों में और मजबूती से जकड़ लेता है, जिससे मधु के मुंह से आउच लफ्ज निकल गए और वो बड़ी बड़ी आंखें करके मोहित की तरफ देखने लगी और सोचती है कि क्या मोहित जगे हुए हैं या फिर उन्होंने ये सब नींद में किया। मधु कंफर्म होना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ मोहित की आंखों के सामने लहराए, पर मोहित का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जिसे मधु हल्की सी आवाज़ में बड़बड़ाने लगी, मोहित आप जाग रहे हैं या फिर सो चुके हैं? पर मोहित ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिसे मधु अपने ओठ चबाने लगी और वो आगे बढ़कर मोहित के ओठ पर किस करने वाली थी और मोहित ने अपनी आंखें खोल दी, जिसे मधु ने अचानक से दूर होना चाहा, पर मोहित ने मधु की कमर को कसकर पकड़ा और पलटकर बेड समेत कर दिया, जिसे मोहित ऊपर था और मधु मोहित के नीचे। वाइट चादर दोनों के ऊपर सिमटी हुई थी, जैसे दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे, वैसे ही चादर भी उनकी तरह उलझी हुई थी और दोनों के बीच एक पतली सरे से दूरी बना रही थी। मोहित की भौहें तनी हुई थी और वो कड़क लहजे में मधु से पूछने लगा, तुम मेरे इतने करीब क्या कर रही थी?
मधु डर गई और वो जल्दबाजी में कहने लगी, नहीं नहीं, मैं आपके इतने करीब कहाँ थी, मैं तो बस नींद में थी और आपके इतने करीब हो गई। सच में? मोहित मधु को घूरने लगा और मधु हड़बड़ा गई और कहने लगी, हाँ मोहित, मैं सच कह रही हूँ। मोहित मधु को परेशान करना चाहता था। दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे, जिसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ रात बिताकर एक दूसरे की बाहों में पनाह लेकर सो गए। मोहित के भाव धीरे धीरे करके ठंडे हो गए और मोहित मधु के चेहरे को गौर करने लगा। मधु के ओठ लाल पड़ चुके थे और मधु का चेहरा निखरा हुआ लग रहा था। मधु के नेक पर लाल निशान उभर आए थे और वो बाहर तक दिख रहे थे, जिसे मोहित देखकर अपने आप को रोक नहीं सका और अपने ओठ मधु के ओठों के करीब ले गया और बिना देरी किए वो मधु के ओठों पर किस करने लगा और मधु भी मोहित का साथ दे रही थी और फिर से दोनों एक दूसरे की दुनिया में फिर से खोने लगे थे। इधर करण अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था और इसके असिस्टेंट के पास छोटी से छोटी डिटेल ले रहा था। सर, दिव्या मैम ने कुछ एम्प्लॉय को जॉब से बाहर कर दिया है और कुछ एम्प्लॉय को काफ़ी कंडीशन में बांधा हुआ है कि जिस किसी ने भी जॉब के समय पर किसी से भी बात करने की कोशिश की उसे तुरंत जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। और तो और दिव्या मैम ने लंच टाइम के रूल्स भी चेंज कर दिए हैं। पहले हर एम्प्लॉय के पास 1 घंटा होता था और अब दिव्या मैम ने सिर्फ 25 मिनट कर दिए हैं और काफ़ी सारी डील भी कैंसिल कर दिया है। ये सब सुनकर करण अपने सर को दबाने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी मॉम ये सब क्यों कर रही हैं। करण को सबसे ज़्यादा दिव्या के एक ही फैसले से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने कुछ एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। करण की फिक्र करना भी जायज़ था, क्योंकि करण की कंपनी काफ़ी ऊंचाई पर थी और कोई भी एम्प्लॉय यहाँ से निकल जाता है तो उसके लिए दूसरी जॉब मिलना काफ़ी भारी पड़ जाता है। करण अपने सर को दबाते हुए कहने लगा, मैं आ रहा हूँ, तब तक मॉम जो कहती हैं करो, उसके बाद मैं आकर सब हैंडल कर लूँगा। जी सर। इतना बोलकर करण कॉल कट करने वाला था, पर उसे कुछ याद आया जिसे वो कहने लगा, और सुनो, मेरी मॉम ने जितने एम्प्लॉय को जॉब से निकाला है मुझे उन सब का पर्सनली नंबर सेंड कर दो, और हाँ, ध्यान रहे एक भी नहीं छूटना चाहिए। ओके सर, मैं अभी आपको नंबर सेंड करता हूँ। इतना सुनकर करण कॉल कट करता है और फिर वो गहरी सांस लेकर खुद से कहने लगा, जब से मैं घर लौटता हूँ तब से मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मैं अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। करण खुद से बात कर रहा था और वो काफ़ी परेशान हो गया था। इतने में किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, जिसे करण बिना कुछ भी पूछे दरवाज़ा खोलता है और सामने रोशनी को पाता है। रोशनी को देखकर करण की जो माथे की लकीरें थी वो नॉर्मल हो गई और करण के चेहरे के भाव भी शांत हो गए। रोशनी तुम? करण ने शांत स्वर में कहा और रोशनी कहने लगी, वो करण, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हम मधु और मोहित के साथ ही जा रहे हैं या फिर अलग। करण यह सुनकर कुछ पल के लिए सोचने लगा और फिर कहता है, हम सब साथ जा रहे हैं। तुमने अपनी पैकिंग कर ली? हाँ, मैंने अपनी पैकिंग कर ली। और क्या आपकी हो गई? रोशनी ने कहा, और करण अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखकर कहने लगा, मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं वो काम करके आता हूँ, उसके बाद हमारी फ़्लाइट है, तो तुम तैयार रहना। रोशनी मुस्कुराती है और वो करण से पूछना चाहती थी कि वो कौन से ज़रूरी काम से जा रहे हैं, पर वो कुछ बोल ना सकी और मुस्कुरा कर रह गई और वहाँ से जाने लगी। और इधर करण रोशनी को जाते हुए देख रहा था। इतने में उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया और उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर चला गया और वो बात करने के लिए रूम में चला गया। इधर मधु तैयार हो गई थी और उसके चेहरे की खुशी साफ साफ ये बता रही थी कि मधु बेहद खुश है, और रोशनी मानवी मधु को एकटक देख रहे थे। मधु ने एक कुशन अपने सीने से लगाया हुआ था और वो अपनी आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रही थी। वहीं बैठी रोशनी और मानवी एक दूसरे से इशारों ही इशारों में पूछ रही थी कि मधु अकेले अकेले मुस्कुरा क्यों रही है, उसे क्या हुआ है, पर जवाब दोनों के पास नहीं था। इसलिए मानवी से रहा नहीं गया और वो आगे बढ़कर मधु से कुशन छीन कर कहने लगी, मधु, तुम किस ख्यालों में गुम हो? मधु के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी और वो मानवी रोशनी से कहने लगी, अरे कुछ नहीं, मैं सो रही थी, तुमने खामाखा मुझे उठा दिया।
बेड पर मानवी मधु के पास घुटनों के बल जाती है और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए मधु से कहने लगी, हाँ हाँ मधु, तुम सो रही थी, वो भी बैठे बैठे। मानवी ने ये छेड़ने के अंदाज में कहा था, जिसे सुनकर मधु उठ गई और कहने लगी, अरे तुम दोनों को पता है ना हमारी फ्लाइट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।